साथियों नमस्कार। हम पेपर आपका लगा है जेल वार्डन वाला, इसलिए हमने सोचा आपकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, तो हमने अपने फेस को छुपा लिया। अब आपको जो ज़रूरत है वो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेंगे। इसमें हम सवाल आपके सामने दे रहे हैं और आप इसके आंसर पहले टिक लगाएंगे, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा। बहुत सारे सवाल हमारे पास आप देख रहे हैं सब, तो एक एक सवाल पर हम बात करेंगे। जैसे एक सवाल पहला आप देख रहे हैं, आपका भविष्य उज्जवल हो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए। हालांकि इसमें जो उज्जवल लिखा है गलत लिखा है, आप देख रहे होंगे। दो आधे जा होंगे इसमें। जो उज्जवल है, ये उज्जवल जो लिखा है गलत लिखा है। शुद्ध होता है, ऐसे हम लिख रहे हैं। एक आधा जा, फिर एक आधा जा, उसके बाद वाह होता है और फिर ला होता है। ये उज्जवल शुद्ध है। इस तरह वाला आप प्रयास करें कि यही लिखेंगे। हालांकि इससे कोई मतलब नहीं है ज़्यादा। सवाल में कह रहा था कि आपका भविष्य उज्जवल हो अर्थ की दृष्टि से। आपको मालूम है अर्थ की दृष्टि से वाक्य जो है वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इसमें से 4 आपके ऑप्शन में रहेंगे वहाँ पर भी, जैसा कि देख रहे हैं आप। पहला है प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो इसमें प्रश्नवाचक तो होगा जिसमें कोई प्रश्न किया जाए, तो आपका भविष्य उज्जवल हो, इसमें प्रश्न तो है नहीं कोई। निषेधवाचक में नकारात्मक होता है, जैसे लिखा होता आपका भविष्य उज्जवल ना हो, तो निषेधवाचक होता। इच्छावाचक और आज्ञावाचक, आपको मालूम है कि इच्छावाचक होता जिसमें कोई इच्छा, आशीष या शुभकामना दी जाए, और आज्ञावाचक में आज्ञा, आदेश और उपदेश होता है। तो देखा जाए तो ये इच्छावाचक होना चाहिए, क्योंकि आपका भविष्य उज्जवल हो ये एक इच्छा प्रकट करता है। तो ये इच्छावाचक वाक्य है, यानी आपका जो तीसरा ऑप्शन है ये सही होगा। समझ रहे हैं? चलते हैं अगले सवाल की ओर। और अगला सवाल जो है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है। वाच्य हमने आपको पढ़ाया है कि वाच्य जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? अभी अगला सवाल मत देखिएगा, अभी थोड़ा सा शुरुआत है इसलिए थोड़ी दिक्कत होगी। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तवाच्य है? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो आप अगर देखें तो इसमें अध्यापक ने पहला लिखा, अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाया गया। जब द्वारा लगा होता है तो वहाँ कर्मवाच्य हो जाता है। अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया तो इसमें को पाठ पढ़ाया। तो देखा जाए तो अध्यापक ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया, इसी में कर्तवाच्य है, क्योंकि कर्ता जो अध्यापक है वो अध्यापक ही मेन है इसमें। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो दूसरा ऑप्शन होगा। दूसरा ऑप्शन ये सही होगा। उसके बाद अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि ला और सा का उच्चारण किस स्थान से होता है। पहला है कंठ, कंठ भी गलत लिखा है ना, ठा में हलंत होना चाहिए। दंत्य, ओष्ठ और तालव्य। तो ला और सा जो है, सा आप देख रहे हैं, सा 3 होते हैं। पहला सा जो होता है वो तालव्य होता है, दूसरा मूर्धन्य होता है, और तीसरा लिखा है तो दंती सा है। तो जब सा दंत्य है तो ला भी इसमें दंत्य होगा, यानी ला और सा का जो उच्चारण होगा वो दंत्य होगा। तो इसमें उच्चारण स्थान आप जानते हो, वर्णमाला में कंठ में आ आता है और का वर्ग के सभी आते हैं और हा आता है। आप चाहो तो लिख सकते हो कंठ के अंतर्गत छोटा आ बड़ा और का वर्ग के सभी वर्ण, और हा और विसर्ग यानी आहा जो होता है ये कंठ में आते हैं। और तालु में अगर स्वर देखे जाए तो छोटी ई, बड़ी ई, और चावर्ग के सभी वर्ण, या और सा भी तालु में आते हैं, शा पहला वाला। मूर्धा जो होता मूर्धन्य में री आता है, टा वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, रा और सा आता है। सा मतलब मूर्धन्य सा, और रा भी इसी में आएगा। और ता वर्ग के वर्ण जो है दंते होते हैं, और ला और सा भी इसी में होता है। तो आपका आंसर इसमें दंते हो जाएगा। जो हम बोल रहे हैं उनको आप चाहे तो लिख भी लें, इसीलिए हम धीरे धीरे बोल रहे हैं। अगला सवाल कह रहा है दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प बताइए। आदि कवि, अब बीच में डैश खाली स्थान है, ने संस्कृत
खाली स्थान आप देख रहे हैं, खाली स्थान यहाँ पर आपको भरना है। संस्कृत में रामायण की रचना की, तो आप जानते हो रामायण की रचना किसने की है? वाल्मीकि ने की है। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझना है कि वाल्मीकि होता है कि वाल्मीकि होता है, यानी आपका पहला सही होगा कि तीसरा सही होगा। तो आपको हम बता दें कि वाल्मीकि सिद्ध होता है, वाल्मीकि, यानी पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। और आप देख रहे हैं पहला और चौथा वाला ऑप्शन देखें तो पहला और चौथा सेम लिखा है, वाल्मीकि और वाल्मीकि। तो चाहे ये वाला आप लगा दें चाहे ये वाला लगा दें, ऑप्शन सही है। तो इस तरह से ये सवाल का आंसर पहला या चौथा कुछ भी हो सकता है। उसके बाद अगला सवाल है स्वरों का उच्चारण। स्वरों का उच्चारण, इसमें ज़रा टिक लगाओ आप पढ़ के, पहले आप टिक लगाओ सभी लोग जल्दी से, और हो सके तो कॉपी में नोट भी कर लेना इसको, तभी मज़ा आएगा। स्वरों का उच्चारण, पहला व्यंजनों की सहायता से होता है, दूसरा अनुस्वार की सहायता से होता है, तीसरा अनुनासिक की सहायता से होता है, और चौथा है बिना किसी की सहायता से होता है। तो आप इसमें क्या टिक लगाए हैं? इसमें अगर देखा जाए तो व्यंजनों की सहायता से होता है, ये तो होगा नहीं। व्यंजनों की, अगर व्यंजनों का उच्चारण कहते कि व्यंजनों का उच्चारण, तो व्यंजनों का उच्चारण तो स्वरों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होगा नहीं, अनुनासिक की सहायता से होगा नहीं। हमने आपको बताया कि स्वरों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है, यानी जिनके उच्चारण में वायु मुख से निर्बाध बाहर निकले, जिनके मुख से वायु निर्बाध बाहर निकलती है वही जो होता है स्वर होता है। तो आपका इसमें आंसर जो होगा वो चौथा ऑप्शन होगा, बिना किसी सहायता से होता है, यही लगाया होगा आपने। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा या लक्ष्य भाषा, मानक भाषा या माध्यम भाषा? क्या टिक लगाएंगे? अगर पेपर में मान लिया आ गया तो क्या टिक लगाएंगे? टिक लगाओ पहले आप पहले टिक लगाओ फिर हम बात करते हैं। ये टिक गलत लगा था, आप अपने हिसाब से लगाइए। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें जो आपका आंसर होगा, जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं, यानी पहला ऑप्शन होगा। और जिस नई भाषा में अनुवाद किया जाता है, जैसे कोई भाषा, जैसे मान लिया कोई भाषा ले लिया, अंग्रेजी भाषा का अनुवाद मान लिया फारसी में किया गया, तो अंग्रेजी भाषा जो होगी वो स्रोत भाषा होगी। और जिस भाषा में अनुवाद किया जाए उसे लक्ष्य भाषा कहते हैं। जिस भाषा में अनुवाद किया जाएगा उसे क्या कहेंगे? लक्ष्य भाषा कहेंगे। और जो मानक भाषा है तो वो जो है, जो निश्चित एक पैमाने के अनुसार लिखी या बोली जाती है उसे मानक भाषा कहते हैं। इसे मानक व्याकरण भी कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन एकदम बेकार है, तो इसमें आपका आंसर पहला होगा, यानी स्रोत भाषा। समझ में आ गई बात? तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल है, एक गद्यांश के रूप में लिखा है, आप इसको पढ़ लें। नम्रता ही, देखा जाए तो अब दिख रहा होगा आप लोगों को, नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। इस तरह के सवाल, जैसे गद्यांश वाला कोई सवाल आया ना, तो इसको करने के लिए पहले गद्यांश नहीं पढ़ा जाए, पहले इस पे जो सवाल है उनको पढ़ लिया जाए। जैसे पहला सवाल आप देख रहे हैं, स्वतंत्रता की माता कौन है? अब इसको अगर आप ढूंढेंगे तो देखा जाए तो पहली ही लाइन में दे रहा है, पहली लाइन में आप देख रहे हैं क्या दे रहा है? पहली लाइन में है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। तो आपका पहला जो सवाल है उसमें क्या आंसर होगा? स्वतंत्रता की माता कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें आपका आंसर होगा नम्रता, ये आंसर होगा नम्रता। दूसरा सवाल अगर देखा जाए तो दूसरे सवाल में कह रहा है कि स्वतंत्रता की सौतेली माँ कौन है? तो इसका जो आंसर वहीं कहीं लिखा होगा, आप देखें अगर, ये लिखा है कि लोग भ्रमवश अहंकार इसकी माता, बता रहे, एक मिनट, लिखा लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं, वो उसकी सौतेली माता है, लिखा है ना,
वो उसकी सौतेली माता है, तो आपका आंसर इसमें होगा स्वतंत्रता की सौतेली माता कौन सी होगी? अहंकार, यानी जो अहंकार ये दिया है यही आंसर होगा। समझ में आ गई बात? तो उसके बाद फिर अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल इसमें क्या पूछ रहा था? आत्म संस्कार के लिए आवश्यक है। तो अगर आप उसमें देखें तो कहीं लिखा होगा आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है, ये लिखा है। अगर आप देखें तो एक जगह लिखा है, 1 मिनट बता रहे हैं, देखा जाए तो ये लिखा है कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। यहाँ तक देखें तो उसके बाद अब सवाल को देखें। कह रहा है कि आत्म संस्कार के लिए क्या आवश्यक है, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मानसिक स्वतंत्रता, यानी कि पहला आंसर होगा, ये आंसर होगा इसमें। इस तरह से 9वें सवाल में आपका आंसर पहला होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं और अगला सवाल, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इस गद्यांश का शीर्षक जो है, देखिए किसी का शीर्षक निकालने के लिए आपको देखना होता है, पहला ऑप्शन क्या है? आत्मबल, दूसरा नैतिक बल, तीसरा अभिमान और चौथा स्वतंत्रता। तो गद्यांश में आप देखेंगे किसके बारे में बात कर रहा है। गद्यांश में अगर देखें तो कह रहा नम्रता ही स्वतंत्रता की माता है। लोग भ्रमवश अहंकार को इसकी माता समझ बैठते हैं और वो सौतेली माता है जो उसका सत्यानाश करती है। लास्ट में देखे, बीच में भी अगर पढ़ लें तो बहुत मानसिक स्वतंत्रता आवश्यक है। और लास्ट में कह रहा कि यह बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहता है उसके लिए वो गुण अनिवार्य है। यानी कौन सा गुण? स्वतंत्रता। तो इसमें आपका आंसर जो होगा 10 वाले सवाल में, 10 वाले में आंसर अगर देखें, 10 वाले में आंसर क्या होगा भाई? आत्मबल, नैतिक बल, अभिमान, स्वतंत्रता। तो इसमें आपका आंसर स्वतंत्रता हो जाएगा, स्वतंत्रता। उसके बाद अगला सवाल जो है गद्यांश से अलग है। अब कह रहा दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थानों के लिए उचित मुहावरे का प्रयोग कीजिए। देखा जाए तो इसमें लिखा पुलिस को देखकर चोर, 9 2 11 हो गया, अंगूठा दिखाना हो गया। अब देखिए अंगूठा दिखाना हो गया लिखा है तो होगा नहीं। अंधे की लकड़ी हो गया, ये सेट ही नहीं हो रहा है। आँख का तारा हो गया, तो आँख का तारा मीन्स तो अत्यंत प्यारा होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 9 2 11 होना, यानी भग जाना। उसके बाद अगला सवाल है, देखो इस प्रैक्टिस में कुछ सवाल आपको सरल मिलेंगे, कुछ कठिन मिलेंगे, तो ये इसी तरह चलता रहेगा। अब कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची आप जानते हो दिवाकर, दिवा माने दिन होता है, दिवाकर होता है। प्रभाकर भी होता है, सुधाकर नहीं होता। सुधाकर जो है चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। सुधाकर किसका पर्यायवाची होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होगा। तो दिवाकर तो है नहीं भाई, प्रभाकर हो नहीं सकता। सुधाकर जो सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर है, सॉरी दिवाकर है, प्रभाकर है, सुधाकर नहीं होगा, क्योंकि सुधाकर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। चंद्रमा तो आप लिख ही लेंगे, हम ना लिख पाएंगे, आप तो लिख ही लेंगे। और भास्कर जो है ये भी सूर्य का पर्यायवाची होता है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा कौन सा होगा? तीसरा वाला हो जाएगा, यानी सुधाकर। अगला सवाल क्या कह रहा है? दिए गए विकल्पों में से अमृत का विलोम शब्द बताइए। तो अमृत का विलोम जो होता है, अमृत का विलोम बताना है। तो देखो किसी का अगर विलोम निकालना है, अब जैसे पिछला सवाल था तो उसमें पर्यायवाची शब्द आप और भी, जैसे चंद्रमा आ गया था तो चंद्रमा के और लिख लेंगे ढूंढ ढूंढ के। 13 नंबर सवाल है कि अमृत का विलोम क्या होगा। तो अमृत का विलोम भय तो होगा नहीं, सुधा नहीं, विष नहीं। तो अमृत, हाँ विष हो जाएगा, जलज माने तो कमल होता है, तो अमृत का जो विलोम होगा वो विष होगा। ये आंसर सही होगा सबका। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा रामचरितमानस की रचना किस कवि ने की है। ये तो सभी लोग जानते होंगे भाई। रामचरितमानस की रचना किसने की है? तुलसीदास ने की है। तुलसीदास, ये अवधी भाषा में रचित एक प्रबंध काव्य है। रामचरितमानस जो है प्रबंध काव्य है, अवधी भाषा में लिखा गया है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये गोस्वामी तुलसीदास जो है भक्तिकाल के राम भक्त शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और इन्होंने और रचनाएं बहुत सारी की हैं, जैसे कवितावली हो गया, दोहावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहछू,
गीतावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी, जानकी मंगल और पार्वती मंगल, ये सब रचनाएं तुलसीदास की ही हैं। ये रचनाएं आप लिख सकते हैं या सुन लें तब भी काम चल जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ें। वेरी गुड। अगला सवाल है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे। इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम लगा है? विराम चिन्ह आप जानते होंगे। अल्प विराम तो होगा नहीं क्योंकि कॉमा है। अद्रो विराम जो लिखा है एकदम बेकार है, ये कोई विराम चिन्ह नहीं होता है, जबरदस्ती आया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह आप जानते हो, योजक चिन्ह जो होता है वो ऐसे लगाया जाता है। तो माता पिता जब आप लिखते हैं तो बीच में डैश लगता है, इसका मतलब आपका आंसर इसमें तीसरा होगा। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हिंदी को 16 नंबर सवाल आपका है, हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो हिंदी को जो है भारत की राजभाषा जो है 14 सितंबर 1949 को बनाया गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन इसमें सही होगा। और हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया इस डेट को, और इसीलिए आप जानते हो 14 सितंबर 1949 को बनाया गया, तो 14 सितंबर इसमें आंसर होगा। और इसी दिन आप जानते हो हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। इसी दिन क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस, आप इसको लिख लें, हिंदी दिवस मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर 1949 को। समझ में आ गई बात? अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल आपको दिख रहा है लेकिन अब पूरा दिखेगा। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है? समुद्र के पर्यायवाची हमने आपको लिखाए हैं ना, कि पानी के पर्यायवाची में अगर धी या निधि लगा दो तो समुद्र का बन जाता है। हालांकि इसमें वो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें जो रत्नाकर शब्द लिखा है, रत्नाकर, ये समुद्र का पर्यायवाची है, यानी रत्नाकर, यानी कि पहला वाला ऑप्शन यही समुद्र का पर्यायवाची है। और समुद्र के और बहुत सारे पर्यायवाची आपको आते होंगे, जैसे जलधि है, पारावार है, सिंधु है, नीरनिधि, नदीस, पयोधि, ये सब समुद्र के पर्यायवाची हैं। और जो इसमें मधुकर आप देख रहे हो, दूसरा वाला ऑप्शन, ये जो ऑप्शन लिखा मधुकर, ये जो है भंवरे का पर्यायवाची होता है। और दिनकर जो होता है ये तो आप जानते ही होंगे, दिनकर अगर ना होता तो दिन ना होता, यानी सूर्य का पर्यायवाची होगा ये। ठीक है, तो अगले सवाल की ओर चलते हैं। और अगला सवाल आपका है जो कि बहुत सरल है, संधि के कितने भेद होते हैं? सभी लोग जानते हैं संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो इसमें आपका आंसर तीसरा होगा, यानी 3 होंगे। उसके बाद अगला सवाल है, अगला देख ले, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि, देखो उपसर्ग की बात आती है तो उपसर्ग हमने बताया है कि शुरू से आप हटा के देखो, जितना हटाने के बाद अगर शब्द बच जाए तो वही क्या कहते हैं, उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन का सहारा इसमें जरूर लेंगे। अगर देखें तो पहला ऑप्शन अगर देखें प्रति अगर हटा देंगे तो ध्वनि बचेगा, प्रति अगर हटाएंगे तो ध्वनि बचेगा, तो यही इसमें उपसर्ग हो जाएगा। प्र हटाएंगे तो ती ध्वनि होगा, प्रत हटाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन होगा, यानी कि प्रति उपसर्ग होगा इसमें। समझ में आ गई बात? तो इसमें जो पहला ऑप्शन आंसर हो जाएगा पहला। अगले सवाल की ओर चलते हैं। कह रहा कारज, छोटा दिख रहा है क्या? ये लो बड़ा कर दिया, बताओ तो कोई बात, तुम लोग बताते भी तो नहीं हो। ये अब दिखेगा बढ़िया ना। कारज किस प्रकार का शब्द है? देखो, जो कारज जो है कार्य का तत्सम होता है, और ये तत्सम शब्द तो है नहीं, तद्भव होना चाहिए, लेकिन ये तद्भव भी नहीं है, कम यूज किया जाता है। कारज जो है एक अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम शब्द वे होते हैं ना जो आधुनिक भाषा काल में सीधे संस्कृत से लिए जाते हैं। और तत्सम तद्भव तो आप जानते हो, तत्सम को मतलब वीआईपी और तद्भव मतलब देहाती। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा भाई? इसमें आंसर कौन सा टिक लगा है? ये अर्ध तत्सम होगा।
ठीक है। उसके बाद आज हम प्रयास करते हैं कि इतने ही सवाल किए जाएं, धीरे धीरे हम इसमें और सवाल, और ये जो 21 नंबर सवाल देख रहे हैं, लड़का कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। तो ये सवाल आपके लिए है कि इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताइए, और ये जो हमने तरीका अपनाया है ये आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करिएगा। तो मिलते हैं और सवालों के साथ। आप देख रहे हैं हमारे पास अभी बहुत सारे सवाल हैं, आगे नहीं दिखाएंगे, तो इन सवालों को अगले भाग में यानी 21 से लेकर के 40 तक के अगले भाग में हम प्रैक्टिस कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और इन